गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन क्वांटम केमिस्ट्री का अध्ययन किया और इसमें आज हम H2+ आयन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का अध्ययन करेंगे। क्योंकि हाइड्रोजन H2+ आयन में केवल 2 प्रोटॉन तथा 1 इलेक्ट्रॉन होता है और जिसका विवरण हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द्वारा करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम ऊर्जा का परमाणु कक्षक 1s होता है। अगर दो नाभिकों को नजदीक लाया जाए तो देखा गया कि एक ही इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक दो परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से बना है। अर्थात इलेक्ट्रॉन एक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक जो बनता है वो दो परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से बनता है। 1s कक्षकों के रेखीय संयोग से निर्मित ऊर्जा का आणविक कक्षक बनता है जो निम्नतम ऊर्जा का आणविक कक्षक बनता है। हाइड्रोजन अणु आयन H2+ के दो हाइड्रोजन परमाणु Ha व Hb है। हम इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए Ha और Hb लिखते हैं, अदरवाइज तो ये दोनों सेम हैं जिनके परमाणु कक्षक 1sa व 1sb हैं तथा इनके तरंग फलन नाभिक A पर साई A व नाभिक B पर साई B है। देखिए जो डायग्राम दिखाया गया है, दो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक A व B हैं और दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी r है, कैपिटल R। दोनों हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के H2+ आयन बनाते हैं जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन की दूरी दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं से क्रमशः इनकी नाभिकों से Ra व Rb डिस्टेंस पर है। हाइड्रोजन अणु आयन के लिए आणविक तरंग फलन जो दो परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से है वो है साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अर्थात जो तरंग फलन है साई वो C1 साई A प्लस C2 साई B है। अर्थात हाइड्रोजन परमाणु A का जो संयोग है आणविक कक्षक निर्मित करने में वो C1 और कांस्टेंट के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है और साई B अर्थात B हाइड्रोजन के संयोग को रिप्रेजेंट करता है C2 कांस्टेंट। दोनों मिश्रण गुणांक हैं C1 व C2। H2+ आयन के लिए श्रोडिंगर समीकरण अपन लिख सकते हैं SiMO = ESiMO, क्योंकि अंत में श्रोडिंगर इक्वेशन यही निकलती है। यह H हैमिल्टनियन ऑपरेटर है जिसका मान, देखिए हैमिल्टनियन ऑपरेटर का मान हम जानते हैं कि H = -h²/8π² m² + V होता है। V स्थितिज ऊर्जा ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा हमें पता है V = -ZE/R होता है। अब यहाँ पे Z हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक है तो उसको शामिल करने की जरूरत नहीं और E²/R माइनस का है। अब यहाँ हाइड्रोजन परमाणु A से Ra दूरी, B से Rb दूरी और दोनों नाभिकों के बीच की दूरी R, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा को भी इसमें जोड़ लिया गया है।
जहाँ आर ए आर बी तथा चित्र अनुसार दूरियां हैं। तरंग फलनों द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना। अब यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आती है, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम वेव फंक्शन। देखिए अभी वेव फंक्शन अपन ने पढ़ी है कि एच साइन एमओ इक्वल टू ई साइन एमओ, और जो क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट हैं उन पोस्टुलेट्स में अपन जो ऊर्जा है उसको एवरेज एनर्जी के रूप में व्यक्त करते हैं, और उस एवरेज एनर्जी को इस रूप में भी लिखते हैं। और ऊर्जा को जो अभी अपनी एक इक्वेशन आई थी ऊपर, एच साइन एमओ इक्वल टू ई साइन एमओ, तो उसी को मॉडिफाइड करके अगर माने तो वही फॉर्मेट है, लेकिन इसको एनर्जी को इसी रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीग्रेशन का साइन साई एमओ एच साई एमओ, डेल टो भी लिखते हैं, डेल लैम्बडा भी लिखते हैं, ये कि डेंसिटी को व्यक्त करता है, और साई एमओ डी लैम्बडा। समीकरण 1 से साई एमओ का मान रखने पर, अभी अपन ने ऊपर समीकरण 1 पढ़ी है, उसमें साई एमओ इक्वल टू था C1 साइन एच ए, और ये देखो ये रहा, और C2 साइन बी। ये इक्वेशन में साई एमओ को मान रखा तो साइन C1 साइन ए प्लस C2 साइन बी एच C1 साइन ए प्लस C2 साइन बी डी लैम्बडा अपॉन वही साई एमओ और साई एमओ के मान रखिए। अब देखिए इक्वेशन में अपने को साइन C1 साइन ए प्लस C2 साइन बी एच को अगले ब्रैकेट की जो राशि है C1 साइन ए प्लस C2 साइन बी से मल्टीप्लाई करके और फिर लिखना है। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो C1 साइन ए एच C1 साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो C1 स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसको कांस्टेंट राशि होती है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको बाहर ले लेते हैं, तो C1 स्क्वायर को बाहर ले लिया, और साइन ए एच साइन ए डी लैम्बडा आएगा, और दूसरे स्टेप में C1 C2 साइन ए एच साइन बी डी लैम्बडा प्लस C1 C2 साइन बी साइन ए, और तीसरे स्टेप में C2 स्क्वायर साइन बी डी लैम्बडा। केवल यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में इस साइन बी लिखा गया है, त्रुटिपूर्ण है, ये यहाँ साइन ए आएगा, और नीचे भी इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट राशि को बाहर ले लेते हैं। समीकरण 4 के हल करने के लिए निम्न मान रखने पर, आप देखिए एच ए बी बराबर साइन ए एच साइन बी या साइन बी एच साइन ए, ये दोनों इक्विवेलेंट है। एच ए हो चाहे एच बी बी हो, इसको अपन शॉर्ट में इंसर्ट कर देंगे, और एस ए बी बराबर साइन ए साइन बी डी लैम्बडा। यदि ए इक्वल टू बी हो जाए तो उसका मान 1 होगा। समीकरण 4 में इनके मान रखने पर, देखिए समीकरण 4 अपने ऊपर ही है, और ये मान जब अपन रखते हैं तो E इक्वल टू C1 स्क्वायर, फर्स्ट स्टेप में जो इंटीग्रेशन साइन ए एच साइन ए डी लैम्बडा था उसमें एच ए प्लस, देखिए दोनों बीच वाले स्टेप 2C1 C2 हो गया और एच ए बी हो गया, प्लस तीसरे स्टेप में वही C2 एच बी बी बटा नीचे C1 स्क्वायर साइन ए साइन बी प्लस
यह साइन ए ही आएगा मल्टीप्लाई में। ऊपर ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप को अगले ब्रैकेट के फर्स्ट स्टेप से गुणा करेंगे तो साइन ए ही होगा, और थर्ड स्टेप में भी साइन बी भी है, बीच में 2c1c2 साइन ए बी है, इसके स्थान पे अपन क्या रखेंगे 2c1c2 एस ए बी। ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर है। अब इससे आगे देखिए, अभी तक तो सामान्य मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करना थोड़ा आगे टिपिकल है, उसको ध्यान से समझो। एच ए एच बी बी को कूलाम समाकलन, एच ए बी को अनुनाद समाकलन तथा एस ए बी को अतिव्यापन समाकलन कहते हैं। अतिव्यापन समाकलन दो परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन की सीमा को नापता है, जो बंध की मजबूती बताते हैं। वरेशन थ्योरम के अनुसार C1 C2 के सही मान वे होंगे जो E के निम्नतम मान देते हैं। भाई देखिए, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सर्वाधिक स्थायी होगा जिसकी ऊर्जा न्यूनतम होगी, और ऊर्जा न्यूनतम जब होगी जब C1 व C2 का उसमें जो योगदान है वो ये बताए कि ऊर्जा न्यूनतम है। E के मान में C1 C2 के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन शून्य के बराबर हो, अर्थात E1 C1 व C2 में परिवर्तन करने पर C1 व C2 में परिवर्तन करने पर C1 व C2 में परिवर्तन करने पर E के मान में परिवर्तन शून्य होना चाहिए, वो मान सर्वाधिक स्थायी होगा। तो नीचे देखिए, डेल E अपॉन डेल C1 इजकल टू 0 और डेल E अपॉन डेल C2 इजकल टू 0, ये मान सर्वाधिक स्थायी होंगे, और इन्हीं मानों के कारण हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की स्टडी कर पाते हैं। E इजकल टू है न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर को C1 C2 के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए क्या आता है मैथमेटिक्स में कि डेल E अपॉन डेल C1 करेंगे तो डेल N अपॉन डेल C1 माइनस डेल D अपॉन डेल C1 N अपॉन D ब्रैकेट 1 अपॉन D इजकल टू 0। N अपॉन D इजकल टू अपन N मान सकते हैं, ऊपर पता भी अपने को N अपॉन D इजकल टू क्या है E है, तो समीकरण 6 प्राप्त होती है। ऐसे ही C2 के सापेक्ष अपन जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल E अपॉन डेल C2 इजकल टू डेल N अपॉन डेल C2 माइनस डेल N अपॉन डेल C2 E ब्रैकेट 1 अपॉन D इक्वेशन 7 प्राप्त होगी। अब अपने को जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें इक्वेशन 6 और 7 में डेल N अपॉन डेल C1 और डेल D अपॉन डेल C1 तथा इक्वेशन 7 में डेल अपॉन डेल C2 और डेल D अपॉन डेल C2, इनके वैल्यू इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम N अर्थात न्यूमरेटर और D अर्थात डिनोमिनेटर जो कि इक्वेशन 5 में दिए हुए हैं का C1 और C2 के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए कि डेल N अपॉन डेल C1 इजकल टू यहाँ न्यूमरेटर C1 स्क्वायर एच ए प्लस C1 C2 एच ए बी प्लस C2 स्क्वायर एच बी भी रख दिया, और C1 के सापेक्ष इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिए फर्स्ट स्टेप में C1 के सापेक्ष C1 स्क्वायर का करते हैं तो अपने को पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 होता है, तो 2C1 हो गया और h प्लस दूसरे स्टेप में 2 कांस्टेंट राशि है, C1 के सापेक्ष 1 हो जाएगा, C2 का मान 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से C1 का मान 1 और C2 और एच ए बी एज इट इज रहेगा। थर्ड स्टेप में C2 स्क्वायर जो कि इसका C1 के सापेक्ष अवकलन नहीं होगा। इसी प्रकार डेल C1 डेल N अपॉन डेल C2 का करते हैं तो डेल N अपॉन डेल C2 के सापेक्ष में 2C2 HAB प्लस 2C1 HBB प्राप्त होता है।
इसी प्रकार डेल डी अपॉन डेल C1 और डेल डी अपॉन डेल C2 के सापेक्ष करते हैं तो अपने को इक्वेशन प्राप्त होती हैं। डेल डी अपॉन डेल C1 बराबर 2C1 प्लस 2C2 ऐसे भी, और डेल डी अपॉन डेल C2 इक्वल टू 2C2 प्लस 2C1 ऐसे भी। ये चार इक्वेशन अपने को प्राप्त हो गई, अर्थात डेल एन अपॉन डेल C1, डेल एन अपॉन डेल C2, डेल डी अपॉन डेल C1 एवं डेल डी अपॉन डेल C2 के मान समीकरण 6 और 7 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण 6 तो अपने को ये थी कि डेल ई अपॉन डेल C1 इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल C1 माइनस डेल डी अपॉन डेल C1 E1 अपॉन डी इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू अपन इसमें इंसर्ट करते हैं तो देखिए नई इक्वेशन ये इसके नीचे दी हुई है, और जब इस इक्वेशन में पहले तो E को 2C1 प्लस 2C2 ऐसे बी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस ब्रैकेट की ऑल राशि को अपन 2C1HAA प्लस 2C2HAB से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने पास में निकल के आती है। और जब फाइनली इसको देखते हैं तो अपने पास में ये निकल के आए 2C1HAA माइनस E प्लस 2C2HAB माइनस ESAB अपॉन डिनोमिनेटर है ही C1 का स्क्वायर प्लस 2C1C2SAB प्लस C2 का स्क्वायर। इक्वेशन 8 अपने पास प्राप्त हुई है, वो है डेल E अपॉन डेल C1 के सापेक्ष। इसी प्रकार से जो इक्वेशन 7 थी डेल E अपॉन डेल C2 इक्वल टू डेल N अपॉन डेल C2 माइनस डेल D अपॉन डेल C2 E1 अपॉन डी इजकल टू 0 में जब अपन डेल एन अपॉन डेल C2 माइनस डेल डी अपॉन डेल C2 की वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो ये इक्वेशन बनती है। और वही स्टेप इसमें ई को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों राशियों का मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर इनमें से कॉमन राशि है उसको बाहर ले लेते हैं तो अपने को इक्वेशन 9 प्राप्त होती, वो है 2C1HAB माइनस ESAB प्लस 2C2HBB माइनस E अपॉन डिनोमिनेटर नीचे है। इस प्रकार से अपने को डेल E अपॉन डेल C2 की इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। उससे पहले अपन ने 8 समीकरण जो ये है डेल E अपॉन डेल C1 की इक्वेशन प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ये एनर्जी जो है उसमें चेंज जीरो होना चाहिए किसके सापेक्ष, C1 और C2 के सापेक्ष। तो ये जीरो चेंज होने पर जो इक्वेशन प्राप्त हुई है अपने को वो 8 और 9 है। समीकरण 8 और 9 के डिनोमिनेटर का मान शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी राशि में अपने को पता है डिनोमिनेटर शून्य हो गया तो शून्य का किसी राशि में भाग देते तो फाइनाइट होता है, इसलिए वो शून्य नहीं हो सकता। इसको एलिमिनेट कर देते हैं तो अपने को प्राप्त होती है इक्वेशन 10 और 11। C1HAA माइनस E प्लस C2HAB माइनस ESAB इजकल टू 0 और C1HAB माइनस ESAB प्लस C2HBB माइनस E इजकल टू 0। 11, 10 और 11 दो इक्वेशन प्राप्त हो गई। इक्वेशन 10 और 11 को सेकुलर इक्वेशन कहते हैं और इनको समीकरण 10 और 11 को मैट्रिक्स फॉर्मेट के रूप में लिखने पर, अर्थात जब अपन सारणिक पढ़ते हैं तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना आना चाहिए अपने को, और मैट्रिक्स फॉर्मेट इस प्रकार लिखते हैं। देखिए नीचे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि नोट लगा के रेखीय समीकरणों के निकाय यदि A1x प्लस B1y इजकल टू C1 और A2x प्लस B2y इजकल टू C2 हो तो इनको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखें। मैथमेटिक्स वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्योंकि BSc बायो साइड के बच्चे भी हैं तो उनको इसको थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टी आती है। और इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है कि जो कांस्टेंट राशि अपने बीजीय व्यंजक के साथ में होती है उसको पहले लिखते हैं तो A1 और B1, A2 B2 और अगले में X और Y जो कि इनके बीजीय व्यंजक है और इक्वल टू कांस्टेंट राशि C1 और C2। तो इसी प्रकार से मैंने इक्वेशन 10 और 11 को मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखा है एज इट इज़। देखिए सेम ऊपर है HA माइनस E HAB माइनस ESAB और HAB माइनस ESAB HBB माइनस E C1 C2 इक्वल टू 0। इन समीकरणों को हल करने के लिए मानते हुए कि मिश्र
गुणांक आर्बिट्रेटरी कोफिशिएंट C1 C2 शून्य के बराबर नहीं हो सकते। भाई कांस्टेंट है वो जीरो कैसे होगा, इसीलिए C1 C2 के गुणांक को डिनोमिनेटर डिटर्मिनेंट शून्य के बराबर होगा। C1 C2 के गुणांक का जो डिटर्मिनेंट है वो शून्य के बराबर ही होगा। ऊपर भी अपन ने यही लिखा है। तो C1 C2 इसके बराबर इक्वेशन 12 में जीरो के बराबर शो हो रहा था और इसका वैल्यू शून्य के बराबर होगी। और जब नीचे देखते हैं हाइड्रोजन अणु आयन के लिए दो परमाणु कक्षक जो मिश्रित हुए हैं वे एक सी प्रकृति के, इसलिए HAA बराबर HAB होगा। तो समीकरण 13 का हल अगर अपन करें तो जहाँ HAA है और जहाँ HAB है उसको भी सेम मानते हुए जब इनका डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है तो इस एरो के रूप में होता है और फर्स्ट स्टेप के बाद में सेकंड स्टेप से पहले ऋणायन लगता है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन निकल के आता है वो HAA माइनस ई स्क्वायर, चूँकि ये HA माइनस ई स्क्वायर इसलिए आया है क्योंकि HBB को B अपन HAA के इक्विवेलेंट ही मान सकते हैं। और इसी प्रकार HAB माइनस EASAB, तो ऊपर वाले इक्वेशन तो सेम ही हैं लेकिन इसको इक्विवेलेंट मानने पर इसी प्रकार से प्लस माइनस इक्वेशन 14 आती है रूट हटाने पर। और इसके दो हल निम्न प्रकार से हैं। पहला हल है HAA माइनस E इक्वल टू माइनस HAB माइनस ESB, और इसको सोल्व करते हैं तो E इक्वल टू HAA प्लस HAB अपॉन 1 प्लस SAB, ये सिमेट्रिक अर्थात बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी को व्यक्त करेगा। और HAA माइनस E प्लस HAB माइनस ESB इसको सोल्व करते हैं तो EA इक्वल टू HAA माइनस HAB अपॉन 1 माइनस ESB, ये एसिमेट्रिक ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है। इस प्रकार से आज हमने हाइड्रोजन अणु आयन H+ के लिए ऊर्जा की गणना की है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिए इसके तरंग फलन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की गणना करेंगे। थैंक यू बॉयज।